नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक देखे, उसमें क्षेत्रवाद को जाना और क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव होता है, किस तरह से होता है, उसको हम विस्तार से इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 बिंदुओं में इसे हम देखेंगे। सबसे पहला दबाव प्रक्रिया के रूप में क्षेत्रवाद, दूसरा पृथकतावादी या आतंकवादी रूप में क्षेत्रवाद, और तीसरा भूमिपुत्र की अवधारणा के रूप में क्षेत्रवाद। सबसे पहले लेते हैं हम दबाव प्रक्रिया के रूप में। इसको भी 5 बिंदुओं में बांट करके देखते हैं। क्षेत्रीय विकास में सहयोगी की भूमिका के रूप में क्षेत्रवाद। तो भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों में क्षेत्रवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश विभाजन के फलस्वरूप भारत की अखंडता पर जो कुठाराघात हुआ वह क्षेत्रवाद के कारण और भी भयंकर हो गया है। इस क्षेत्रवाद की भावना के जनजीवन में जड़ पकड़ने का कारण देश अनेक क्षेत्रों में बंट गया है और यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। तो ये किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है? सबसे पहला पॉइंट है दबाव प्रक्रिया के रूप में और क्षेत्रीय विकास में सहयोगी की भूमिका। तो क्षेत्रवाद अपने सामान्य रूप में दबाव की प्रक्रिया के रूप में रहता है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या समुदाय विशेष के लोग आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं और दबाव डालने लगते हैं, यहां तक कि यह राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता में भागीदारी पाने के एक साधन के रूप में रहता है, जिसे खतरनाक नहीं कहा जा सकता। यह सामान्यतः अलगाववादी नहीं होता है। इस प्रकार क्षेत्रवाद के प्रभाव और उसकी भूमिका को हम पहले पॉइंट में समझेंगे, क्षेत्रीय विकास में सहयोगी की भूमिका। एक सीमा तक इस प्रकार के क्षेत्रवाद में भारत के विकास को गति मिली है। इस प्रकार के जो क्षेत्रवाद होता है उसमें अनेक ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो शायद धीमे पड़े हुए क्षेत्रीय दबावों के कारण तीव्र हुए हैं। क्षेत्रवादी नेतृत्व ने सत्ता में रहकर अपने दावों को उचित साबित करने के उद्देश्य से अपने राज्यों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं और इन राज्यों के विकास से सारे देश को भी लाभ होता है। तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में विकास की गति इसका प्रमाण है। दूसरा पॉइंट है पूर्ण या पृथक राज्य की मांग के रूप में। जब क्षेत्रवाद इस रूप में आता है तो क्या प्रभाव डालता है? भारत में क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति की एक पृथक भूमिका, पृथक राज्य की मांग रही है, जिसके कारण आंदोलनों के द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाबी सूबे के पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। असम की गारो, खासी, जयंतिया जातियों के पृथक राज्य की मांग पर जनवरी 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1970 में हिमाचल प्रदेश और 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर प्रदेशों की पूर्ण राज्य की मांग के आंदोलन चले, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। 1996 से उत्तराखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ राज्य, झारखंड तथा तेलंगाना राज्यों की निर्माण की मांग की जा रही है। इनमें से सन 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड को नए राज्य बना दिया गया है। तेलंगाना को 2017 में बना दिया गया है। बोडोलैंड, गोरखालैंड, बुंदेलखंड, विदर्भ राज्य, इनकी मांग अभी जारी है। उत्तर प्रदेश में पृथक हरित प्रदेश का आंदोलन भी चलता रहता है और असम में अलग बोडो राज्य के निर्माण का आंदोलन जारी है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राज्यीय विवाद के रूप में क्षेत्रवाद। दबाव की प्रक्रिया की भूमिका में क्षेत्रीयता का एक अन्य रूप अंतर्राज्यीय विवादों के रूप में सामने आया है। महाराष्ट्र और मैसूर के बीच बेलगांव और आसपास के क्षेत्रों के संबंध में विवाद है, जिसके कारण अनेक बार हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। चंडीगढ़ का मामला पंजाब और हरियाणा के मध्य उक्त मतभेद के कारण बना हुआ है। नदियों के पानी और विद्युत के संबंध में भी राज्यों में मतभेद है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नहरी पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल वितरण का विवाद,
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कृष्णा विवाद प्रमुख है। चौथा पॉइंट है उत्तर दक्षिण की भावनाएं और क्षेत्रवाद। भारत में उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति भी कुछ अंशों में पाई जाती है। दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इनमें द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़। यहाँ के लोगों की सोच है कि उत्तरी भारत के लोगों ने सदैव हर मामले में उनकी उपेक्षा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग तथा केंद्रीय सचिवालय में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोग ही छाए हुए हैं। औद्योगिक विकास में भी उनकी उपेक्षा की गई है। दक्षिण के राज्यों ने केंद्रीय सरकार की भाषा नीति का डटकर विरोध किया है। वे चाहते हैं कि प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी के बजाय अंग्रेजी को चलाया जाना चाहिए और हिंदी को वे उत्तरी भारत की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परिचायक मानते हैं। लेकिन 1996 से 2013 की अवधि में गठित हुई संघीय संविध सरकारों में, गठबंधन की सरकारों में दक्षिण के राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होने से उत्तर दक्षिण की क्षेत्रवादी भावनाओं की उग्रता कम हुई है। केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में क्षेत्रवाद। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति केंद्र व राज्यों के बीच हुए विवादों में भी हुई है। राज्यों ने कई बार केंद्र के सुझावों और निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का परिचय दिया है। अभी भी आप देखो, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार है, उनके बीच में मनमुटाव निरंतर बना हुआ है। अभी बीजेपी के प्रचार प्रसार के दौरान जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर हमला भी हुआ था पश्चिम बंगाल में। केंद्र ने अधिकतम वित्तीय स्रोतों को प्राप्त करने के लिए भी राज्यों ने केंद्र के निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया। 2000 से 2008 के वर्षों में भी केंद्र और राज्यों के बीच अकाल राहत, वित्तीय अनुदान तथा विकास योजनाओं की स्वीकृति आदि विषयों को लेकर समय समय पर छोटे बड़े विवाद होते रहते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है पृथकतावादी या आतंकवादी रूप में क्षेत्रवाद। यदि सत्ताधारी अपने दलीय या राजनीतिक हित की दृष्टि से दबाव की प्रक्रिया के रूप में चल रहे क्षेत्रवादी आंदोलन की उपेक्षा करते हैं, उसे हिंसा या अन्य सत्ता के माध्यमों से रोकते हैं, तो यह धीरे धीरे खतरनाक चरण की ओर मुड़कर पृथकतावादी आतंकवादी रूप ले लेता है। पंजाब का खालिस्तान आंदोलन, बंगाल का गोरखालैंड आंदोलन, असम का उल्फा और बोडो आंदोलन तथा जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी प्रवृत्तियां इसी प्रकार के क्षेत्रवाद के उदाहरण हैं। इन आंदोलनों के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों के परस्पर विरोधी दलीय तथा राजनीतिक स्वार्थ हैं। तीसरा है भूमि पुत्र की अवधारणा या धारणा के रूप में क्षेत्रवाद। भारत में क्षेत्रवाद की एक अन्य प्रवृत्ति भूमि पुत्र की धारणा के रूप में देखी गई है। इसका आशय यह है कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग की जाए। इस मांग के साथ यह बात जुड़ी हुई है कि जब तक उस राज्य या क्षेत्र के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाए, तब तक उस राज्य या क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा न दी जाए। छठे दशक में महाराष्ट्र में शिवसेना ने इसे अपनाया। वर्तमान में पूरा उत्तर पूर्वी भारत इस उग्र क्षेत्रवाद की भावना से पीड़ित है। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। क्वेश्चन बन सकता है, भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारणों का विवेचन कीजिए तथा उन्हें दूर करने के उपायों को सुझाइए। Explain the causes responsible for the growth of communalism in India and also suggest measures to remove them। या फिर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भी सांप्रदायिकता क्यों बनी हुई है? आपके अनुसार सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कैसे बनाया जा सकता है? Why is communalism containing in India even after the independence? How do you think an environment for communal harmony can be created? या फिर क्वेश्चन बन सकता है,
भारत में सांप्रदायिकता की समस्या पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, यही आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ। सांप्रदायिकता से तात्पर्य कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति से है जिसमें अपने ही संप्रदाय या जाति या धर्म के लोगों को महत्व देने, लाभ पहुंचाने तथा उन्हीं के साथ मेलजोल रखने की भावना पाई जाती है, और कभी-कभी इसके साथ अन्य संप्रदायों के प्रति वैर भाव भी जुड़ जाता है। सांप्रदायिकता की भावना के अंतर्गत कोई संप्रदाय अपने आप को तथा अपनी परंपराओं को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं एवं दूसरे संप्रदायों के प्रति नफरत और घृणा को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता की धारणा के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां आ जाती हैं जिनसे किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर समूह विशेष के हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की अवहेलना की जाए तथा उस समूह में पृथकता उत्पन्न की जाए। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता के कारणों की। पहला कारण है धर्मांधता या पृथक्करण की भावना। संप्रदाय की धार्मिक कट्टरता भारत में सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण है। धार्मिक कट्टरता ने भारत सरकार से अपने परंपरावादी स्वरूप को बनाए रखने संबंधी अनेक मांगे की है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थिति बनाए रखने, मुस्लिम सेना का गठन आदि तत्व उनकी कट्टरता के द्योतक हैं। उनकी इस धार्मिक कट्टरता का लाभ लेने के लिए उनके कुछ स्वार्थी नेता सांप्रदायिक दंगे कराने में सफल हो जाते हैं। दूसरा है संप्रदाय विशेष का या समुदाय विशेष का आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। ब्रिटिश काल से ही भारतीय मुसलमान आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहे। स्वाधीन भारत में भी इस दृष्टि से उनका पिछड़ापन बना रहा। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण सरकारी नौकरियों, व्यापार तथा उद्योग धंधों में उनकी स्थिति नहीं सुधर पाई और इससे उनमें असंतोष बढ़ा, उनका मनोबल गिरा और इस असंतोष ने जब उग्र रूप धारण किया तो वह सांप्रदायिकता के रूप में प्रस्फुटित हुआ। तीसरा है संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद। भारत में कुछ हिंदू संगठन भी हिंदुओं में धार्मिक कट्टरता के लिए उत्तरदायी हैं। इन हिंदू संगठनों में भारतीयकरण, हिंदू भाषा, हिंदू संस्कृति, हिंदू आन बान और शान के नारों द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। चौथा है सरकार की दोषपूर्ण नीतियां। भारत सरकार की दोषपूर्ण नीतियां भी सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, जब कभी कहीं सांप्रदायिक दंगे हुए, वहां सरकार ने निष्पक्ष जांच न कराकर केवल जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसका उत्तरदायी बताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इसके साथ ही सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति, संकट के समय भारतीय मुसलमानों पर अविश्वास व्यक्त करना आदि सरकारी रवैये ने सांप्रदायिकता को बढ़ाया है। पांचवा पॉइंट है चुनाव में समुदायबद्धता के दृष्टिकोण का विकास। समुदायबद्ध चुनावी प्रवृत्ति ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। इस प्रवृत्ति के कारण जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, संस्कृतिवाद के आधार पर अनेक समुदाय उभरे हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यकवाद और आरक्षण नीति के माध्यम से कुछ दल यही धारणा व्यक्त करते रहे हैं कि केवल उनकी सरकार ही इनके हितों की रक्षा कर सकती है। दूसरे शब्दों में, इन दलों ने हिंदू कट्टरता और हिंदू बहुमत के भय को बार बार दिखाकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास दोषपूर्ण। भारतीय आर्थिक विकास की दोषपूर्ण नीति तथा मुसलमानों की दुर्बल आर्थिक स्थिति, धर्मांधता आदि ने सांप्रदायिकता को फैलने के अवसर प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है भय व संदेह के बीज। भारत में मुसलमानों, दलित तथा सिखों में भय, संदेह, असुरक्षा तथा आत्मसम्मान के आधार पर इनके कट्टरपंथी नेताओं ने इनमें सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाया है। और नेक्स्ट है विदेशी धन। भारत में विदेशी धन भी सांप्रदायिकता का एक कारण है। खाड़ी के राष्ट्रों एवं पाकिस्तान की ओर से भारत में मुसलमानों को संगठित करने के लिए धन भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त गरीब राष्ट्रों को धन का लालच देकर विदेशी ताकतें उनसे सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देती आ रही है।
सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव क्या है वो हम देखते हैं। सुझाव, किस बात के सुझाव? देश में सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। पहला है सरकार की सजगता, दूसरा है सांप्रदायिकता विरोधी वातावरण का निर्माण, तीसरा है नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल, चौथा है कानूनों की समानता, और पांचवा है राजनीतिक दल व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। और लास्ट में हम देखेंगे अन्य उपाय। पहले बात करें सरकार की सजगता। भारत में सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि प्रत्येक सरकार दलीय व चुनावी हितों में आकर सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाला कोई कार्य न करे। जैसे कहीं पर मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी और मुस्लिम समुदाय के लिए जो पुरानी मांग चली आ रही है कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटन की, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से सरकार अपनी नीतियों को निष्पक्ष रखे। सरकार में जो नेता हैं वो अपने को निष्पक्ष रखे, सबको अपनी प्रजा माने, सबको भारत देश का निवासी माने, सबके हित में काम करे, समुदाय को ध्यान में रख करके, धर्म को ध्यान में रख करके किसी विशेष समुदाय या धर्म को लाभ न पहुंचाए। अगला है सांप्रदायिक विरोधी वातावरण का निर्माण। भारत में सांप्रदायिकता के निराकरण के लिए आवश्यक है कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों और एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित हों। सभी सार्वजनिक स्थानों पर सर्वधर्म समभाव का वातावरण पैदा किया जाए तथा उसे बिगाड़ने वाले तत्वों पर सभी संप्रदायों के लोग कड़ी निगरानी रखें। तीसरा है नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के तत्वों के स्थान पर नैतिक मूल्यों के तत्वों का समावेश किया जाए। चौथा है कानूनों की समानता। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हों। उन्हें लागू करने में किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, भाषा व संप्रदाय संबंधी भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इसके अलावा समान नागरिक आचार संहिता लागू की जाए। पांचवा है भारत में सांप्रदायिकता के निराकरण के लिए राजनीतिक दल व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और चुनावी राजनीति के एक साधन के रूप में सांप्रदायिक दृष्टिकोण को न अपनाएं। अन्य उपायों की बात करें तो भाषा के संदर्भ में सरकार नई नीति तैयार करे, शिक्षण में विवेकशील मानवीय मूल्यों का समायोजन किया जाए, पिछड़े हुए लोगों को सभी निकायों में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, अंतरजातीय विवाह पर बल दिया जाए, गलत सूचनाएं एवं अफवाह फैलाने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर कानूनी ढंग से रोक लगाई जाए और धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग को रोका जाए। कुछ क्वेश्चन हम छोटे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वैसे तो इसी में जो पढ़ाया है इन्हीं में से क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा और आपको अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस इसी में आपको मिलेंगे। जैसे सांप्रदायिकता किसे कहते हैं ये बता दिया मैंने। सांप्रदायिकता का अर्थ है एक विचार या विचारधारा जो अपने विशिष्ट संप्रदाय के हितों को राष्ट्र या अन्य समुदायों की तुलना में अधिक महत्व तथा प्राथमिकता देती है। सांप्रदायिकता के उदय होने के दो प्रमुख कारण बताइए। एक तो मुसलमानों की धर्मांधता, हिंदुओं की कट्टरता, सरकार की दोषपूर्ण नीतियां। भारत में सांप्रदायिकता के निवारण के 3 उपाय बताइए। पहला तो राज्य शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन हो, राजनीतिक दल व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। सांप्रदायिकता के 2 दुष्परिणाम बताइए। देश की एकता एवं अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है, देश में अराजकता एवं अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ये हमारा
क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता और भारतीय राजनीति को किस तरह से इसने प्रभावित किया है, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।